जनकपुर गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता है। रमेश के परिवार में 2 बेटियां, एक बेटा, एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी लता है। रमेश एक किसान है और खेत में खूब जी तोड़ मेहनत करके सारे परिवार का गुजारा चलता है। खेती के साथ साथ कुछ गाय, भैंस, भेड़, बकरियां भी पाल रखे हैं। कुछ आमदनी इनसे भी हो जाती है। रमेश दिन भर खेती में लगा रहता है और लता पशुओं की देखरेख में। घर में इतना ज़्यादा काम होने की वजह से और पैसों में हाथ तंग होने की वजह से बड़ी बेटी रजनी को उनके लिए पढ़ा पाना नामुमकिन हो गया। छोटी बेटी नेहा पढ़ने में बहुत तेज थी, किंतु जब 12वीं पास करी तब तक बेटा निखिल भी 10वीं पास कर चुका था और बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ था। तो सभी रिश्तेदारों ने जोर दिया कि बेटा बड़ा मेधावी है, इसे किसी अच्छी कोचिंग में डाला जाए तो 12वीं के साथ साथ ही MBBS में चयन के पूरे आसार हैं। चूँकि रमेश एक किसान था, उसके लिए कोचिंग का खर्चा उठा पाना लगभग असंभव था और बेटियां भी शादी के लायक हो रही थी, उसका प्रबंध भी करना था। नेहा की कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी था, तो उसके लिए यह निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन शाम के समय इन्हीं विचारों में मग्न रमेश जब साथ बैठकर सब चाय पी रहे थे तो चुप था। रमेश की उलझन का सभी को भली भांति भान था। तभी छोटी बेटी नेहा, पिताजी अब मैं बहुत पढ़ ली, कॉलेज की पढ़ाई मैं घर से ही कर लूँगी, ताकि माँ और दीदी का काम में हाथ भी बट जाएगा और मेरी फीस के रुपए भी बच जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ घर पर पढ़कर भी अच्छे नंबर ले आऊँगी। आप निखिल को कोचिंग में डाल दीजिए, क्या पता यह अच्छे से पढ़ जाए तो हमारी गरीबी ही ख़त्म हो जाए। रमेश, किंतु बिटिया तेरी पढ़ाई घर पर अच्छे से नहीं हो पाएगी। तुम्हारी दीदी को मैं पढ़ा नहीं पाया। जब इसे देखता हूँ तो इसे नज़रें मिला पाना संभव नहीं होता है मुझसे। और अब रजनी की शादी की उम्र भी हो रही है, उसका खर्चा भी उठाना होगा, कैसे कर पाएंगे यह सब। रजनी, पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पढ़ाई ही तो सब कुछ नहीं होती है। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि जो बेटियाँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने माँ पिताजी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। उनसे तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने परिवार के लिए इतनी कम उम्र में ही कर दिया है। और रही बात मेरी शादी की, तो अभी तो मैं 23 की हूँ। 5-6 साल तक तो मेरी शादी का सोचना भी मत। मैं कौन सा अभी बुढ़ी हो रही हूँ। आप तो निखिल के लिए कोचिंग का पता कीजिए, कौन सी अच्छी है। हम सब मेहनत करेंगे, कुछ गाय भैंस और ख़रीद लेंगे, इसे तो अच्छे से पढ़ाई लेंगे। लता, मान जाइए जी, बच्चियाँ ठीक ही कह रही हैं, हम सब काम करेंगे तो इतना तो बचा ही लेंगे। रमेश, लता, होशियार तो नेहा भी है पढ़ाई में, फिर उसे घर पर कैसे बैठा दूँ, महज इसलिए कि वह बेटी है, बेटा नहीं। रजनी के वक्त तो हमारी मजबूरी थी, उसकी जगह बेटा होता तो भी मैं उसे नहीं पढ़ा पाता, किंतु अब इसे सामान्य कॉलेज में तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ। रही निखिल के कोचिंग की बात, तो वह हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए नहीं है। तुम लोगों को पता है 1 लाख तो सालाना फीस है, रहने खाने का अलग है। क्या हो जाएगा अगर ये डॉक्टर नहीं बन पाया तो? यहाँ रहेगा और अच्छे से पढ़ेगा तो कोई नौकरी तो लग ही जाएगा। नेहा, बेटा बेटी की बात नहीं है पिताजी, मैं घर से पढ़ सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी, आप चिंता ना करें। रमेश उठकर अंदर कमरे से अपने हिसाब की डायरी लेकर आता है। डायरी खोलते हुए, चल ठीक है, तू घर पर पढ़ लेगी, तेरी फीस के पैसे बच जाएंगे, हम सब खूब मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। किंतु क्या आज तक हम मेहनत नहीं करते आ रहे थे? निखिल की फीस और सारा खर्चा मिलाकर सालाना खर्चा मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक रहेगा। कहाँ से बचा पाएंगे हम इतना? यह देख, इसी साल का हिसाब है। हमने गर्मियों में हमारे खेत में 20 बीघा में मूंगफली की फसल करी थी। उसके बीज के भाव थे 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो 20 बीघा में 5 क्विंटल बीज लगा तो 50,000 रुपये का बीज हुआ। फिर बुआई, मजदूरी और कटाई तथा बाजार तक लेकर जाने का खर्चा 50,000 रुपये।
फिर हमें भाव मिला 6,000 रुपये प्रति क्विंटल और हमने 50 क्विंटल मूंगफली बेची तो हमें मिले 3 लाख रुपए। इस तरह 6 महीने में खेत से कमाई हुई 2 लाख रुपए। सर्दियों की फसल के लिए फिर से खेत को तैयार करने में 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। 10 बीघा में गेहूं और 10 बीघा में चना बोया। गेहूं के बीज का भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और 10 बीघा में 150 किलो गेहूं बोया तो 6,000 रुपये बीज के लगे। चने के बीज का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 70 रुपये प्रति किलो और 10 बीघा में 80 किलो बीज बोया तो उसके हुए 5600 रुपये। अब इनकी बुआई, मजदूरी और बाजार तक लेकर जाने का खर्चा 30,000 रुपये। जब गेहूं बेचा तो हमें 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मिले और हमारे 40 क्विंटल गेहूं हुआ, उसमें से 10 क्विंटल हमारे लिए रखा और 30 क्विंटल बेचा तो 63,000 रुपये मिले। फिर बचा चना जो कि 30 क्विंटल हुआ था, हमने 25 क्विंटल बेचा और भाव मिले 48 रुपये प्रति किलो यानी 4800 रुपये प्रति क्विंटल, तो इससे हमें मिले 1,20,000 रुपये। तो सर्दियों का खर्चा जोड़ना बिटिया 20,000, 6,000, 5600, 30,000 कितना हुआ 61,600 रुपये और कमाई 63,000 और 1,20,000 कितना हुआ 1,86,000। इसमें 10 क्विंटल गेहूं और 5 क्विंटल चने हमारे घर खर्च में गए तो उनका हुआ 45,000 रुपये। इस प्रकार सर्दियों की 6 महीने की कमाई 1,66,400 रुपये हुई और पूरे साल की कमाई 3,66,400 रुपये। अब तेरी और तेरे भाई की विद्यालय फीस 60,000 रुपये, तुम्हारी दादी, माँ और हम सब की दवाइयाँ पूरे साल में 20,000 रुपये की। कभी कोई भैंस, गाय, बकरी, भेड़ बीमार हुई, उन सब का 1 साल का डॉक्टर का खर्चा लगभग 20,000 रुपये। चलो हमने 1.5 लाख पशुओं से भी कमाया तो हमारी कुल कमाई हुई लगभग 5 लाख रुपए। अब इनमें से 1 लाख तो गए घर खर्च में, तो बचे 4 लाख रुपए। उनमें से भी 1 लाख का खर्चा पूरे साल में कोई शादी या कोई और त्यौहार वगैरह में खर्च होते हैं। हमारी सालाना कमाई 3 लाख रुपए ही है और यह तो तब है जब मौसम ने साथ दिया हो खेती में। यदि मौसम बिगड़ा तो हमारा सारा गणित ही बिगड़ जाता है और मरते मरते बचते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए। अब बताओ, निखिल की कोचिंग के 1.5 लाख रुपए तो हमें यहाँ बैठे बैठे दिखाई दे रहे हैं। यह वहाँ रहेगा तो खर्चे और बढ़ेंगे ही, इससे कम तो होने से रहे। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे और यदि उधार ले लेंगे तो उम्र भर ब्याज ही नहीं चुकेगा और जिससे लेंगे उसकी गालियाँ उम्र भर सुननी पड़ेंगी, वह अलग। उनसे रिश्ते खराब होंगे, वो अलग। सबकी बातें सुनते सुनते दादी धीरे से बोलती है कि तुम लोगों ने सारी कमाई जोड़ दी, लेकिन मेरी वृद्धावस्था की पेंशन कहाँ है? वो भी तो आती है 1,000 रुपया हर महीना, तो 12,000 सालाना वो भी जोड़ो। दादी की बात सुनकर इस गंभीर समय में भी सबको हंसी आ ही जाती है। दादी भी धीरे से हंसते हुए, हंस क्या रहे हो? अब मुझ बुढ़िया का पोता है, मैं भी कुछ तो दूंगी ही, अब मेरी कमाई तो वही है। रमेश हंसते हुए, जी माँ, किंतु आपसे बैंक में जाना कितनी बार होता है साल में? 1 बार कैसे निकाल कर लाओगे आप उनको? पहले हम गाड़ी लेकर आएंगे, उसमें आपको लेकर जाएंगे, फिर लाइन में आपसे लगा नहीं जाएगा तो बाबू को जल्दी करने की घूस के 100 रुपये, 200 रुपये गाड़ी वाले के, आपको मिले 700 रुपये। यदि हर महीने गए तो फिर सब हंस पड़ते हैं। बुढ़ी दादी, अब की बार मैं पैदल चल कर जाऊँगी, किंतु फिर मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊँगी, और ज़ोर ज़ोर से सब हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सब शांत होते हैं। नेहा, किंतु पिताजी, तो यह बीज के भाव इतने ज़्यादा और हमने जो अनाज बेचा उसके इतने कम क्यों हैं? हमने भी अनाज ही बेचा था, ना कि कंकर पत्थर तो बेचे नहीं। यदि जिस भाव में खरीद कर लाए थे उसी में बेचते तो दुगनी कमाई थी। सरकार हमारे लिए भाव तो तय करती ही है, फिर इतना नुकसान हम किसानों को क्यों हो रहा है? रमेश हंसते हुए, बिटिया, सरकार भाव भी तय करती है और खरीदती भी है, किंतु उसकी एक तय सीमा है। उससे ज़्यादा अनाज सरकार नहीं खरीदती है किसानों से। हाँ, फिर ऊंचे भाव में वही अनाज व्यापारियों से ज़रूर खरीदती है और उसकी कोई सीमा भी तय नहीं है।
और यदि कोई अपने घर के लिए अनाज सीधे किसान से खरीदता है तो वह भी इतने भाव नहीं देता है, जबकि यदि अनाज की दुकानों से व्यापारी से उसे खरीदना पड़े तो जितने भाव व्यापारी मांगता है उतने ही चुकाता है। नेहा: अच्छा, तो मेहनत हमारी और भाव तय करे वह। हम भाव तय क्यों नहीं करते हमारे सामान के? किसी भी बाजार में कोई भी दुकान हो चाहे, उस दुकान का मालिक ही तो भाव तय करता है। हमसे तो कोई नहीं कहता कि इन कपड़ों या अन्य वस्तुओं का आप अपने मन से तय रकम करके हमें दे दो। तो क्या किसान ही अपने अनाज का मालिक नहीं होता है? रमेश: नहीं होता बिटिया, किसान तो व्यापारियों के लिए और बदलती सरकारों के लिए मुफ्त में परिश्रम करने वाला महज एक श्रमिक होता है। इनको पता ही है कि जिसके 12 महीने की कमाई 3 लाख रुपए है, वह कब तक अपना सामान नहीं बेचेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, फिर तो उसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने समय में अनाज भी खराब होने लगेगा और किसान के पास रखी जमा पूंजी भी घर खर्च में लग जाती है। 1 महीने बाद बेचेगा तभी रुपए हाथ में आ पाएंगे और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते आए हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। नेहा: किंतु पिताजी, कुछ राजनेता और कुछ टीवी एंकर तो न्यूज़ चैनलों पर 1-1 घंटे तक खूब किसानों के हित की बातें करते हैं, खूब लड़ते झगड़ते हैं। रमेश: बिटिया, तुझे पता है उन्हें उस 1 घंटे चिल्लाने के 3 लाख रुपए से ज़्यादा ही मिल जाते हैं, कम नहीं। तो जो किसान पूरे साल में 3 लाख रुपए कमा पाता है, उसके नाम पर चिल्लाने मात्र के 3 लाख रुपए कोई उन्हें 1 घंटे के दे देता है, तो वह क्या खो रहे हैं? न्यूज़ वालों के लिए भी किसान केवल मुफ्त में कमाई का जरिया ही है और कुछ भी नहीं है। और हो भी क्यों नहीं, यदि सरकार, व्यापारी, समाज के बड़े रुपए वाले सभी अनाज सब्जियां खुद के लिए तैयार करवाएं तो इतना सस्ता नहीं मिल पाएगा और फिर हम किसान तो अपनी लागत और मेहनत के पैसे ही बचा पाते हैं। इनसे कौन सी मजदूरी ले रहे हैं? मुफ्त के मजदूर किसानों के अलावा कहीं और से नहीं मिलेंगे और यह सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हमारे देश के सारे किसान मिलकर ये ठान लें कि हमें तो रुपए चाहिए ही नहीं, हम बस उतना ही अनाज उगाएंगे जितना हमारे खाने और पशुओं के लिए पर्याप्त हो, तुम जानती हो फिर क्या होगा? फिर ये रुपए वाली जो गर्मी व्यापारी, राजनेता और बाकी सब किसान को दिखाते हैं समय समय पर, उसी गर्मी में सब झुलस कर रुपयों के मीठे मीठे पकवान बनाकर खा पी कर मर जाएंगे सब। केवल और केवल 1 साल का समय ही बिना रुपए का इस्तेमाल किए हमें गुजारना होगा। फिर हम किसानों की कीमत और भाव तय करने का हक केवल और केवल किसानों के ही पास होगा। किंतु इससे हमारे ही देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और इन सरकार चलाने वालों को भी समझ आ जाएगा कि बिना किसान के देश और सरकार कैसे चलाया जाता है। हम इंसानों की फितरत होती है, जो चीज़ आसानी से हमें मिल जाती है हम उसकी रत्ती भर भी कद्र नहीं करते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि यह है ही क्या, इसकी औकात ही क्या है, और उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। किंतु हम किसान देशभक्त पक्के होते हैं और यही सोचकर सरकारों को माफ़ करते चले आ रहे हैं कि कभी तो कोई आंखें हमारी तरफ भी अपनत्व और प्रेम भाव से खुलेंगी। तब तक यह सरकारी आंखें हमें डराएंगी। कभी तो अहंकार को भूलकर कोई हमारे साथ हमारी थाली में खाने वाली सरकार आएगी और जिस दिन ऐसी सरकार आएगी मेरे देश का पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा। नेहा: फिर पिताजी, हमें हमारे सपने पूरे करने का कोई हक नहीं है क्या? रमेश: बिटिया, सपने पूरे करने का हक कोई कैसे किसी से छीन सकता है, किंतु हम यह सपना नहीं ले सकते कि 1.5 लाख फीस वाली कोचिंग में पढ़ पाएँ, क्योंकि उसमें किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर व्यापारियों, राजनेताओं, डॉक्टरों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे वहाँ। तुम्हें सपने पूरे करने हैं तो जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो तुम लोगों को मैं दे पा रहा हूँ, उन्हीं को पूर्णतया काम में लेकर पूरे करने होंगे। हाँ, यदि तुम लोग मेहनत करके पढ़ाई पूरे मनोयोग से करोगे तो तुम्हारे सपने पूरे करने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और कोचिंग में कौन सा घोल पिला देंगे जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। किताबें महंगी से महंगी मैं लाकर दूंगा और अच्छे विद्यालय में पढ़ा लूँगा। बस थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हारे भाई को ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। रही कोचिंग की बात, तो इतनी आमदनी में वह संभव नहीं है, उसके लिए कर्ज लेना होगा और यदि मैं ब्याज सहित रुपये वापस ना लौटा पाया तो मेरा जीना नामुमकिन है।
अब पिता चाहिए या कोचिंग में पढ़ा डॉक्टर भाई, ये तुम लोग तय कर लो। नेहा, रजनी, निखिल तीनों आंखों में आंसू भरकर रमेश से लिपटकर, पिताजी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आप सर उठाकर जियो, यही हमारी हमेशा से कामना रही है और हम जीवन में आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुके। निखिल, मुझे आज किसान का बेटा होने पर इतना गर्व महसूस हो रहा है जितना तो यदि पिताजी आप डॉक्टर या कुछ भी होते तो नहीं होता। कितना आत्मसम्मान और कर्मठता है आपके पास, कितने स्वावलंबी हैं आप। मैं भी आपके जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा और खूब मेहनत लगन के साथ पढ़ाई करूँगा और जिस समाज ने किसान को अपने से अलग कर दिया है उसी समाज को दिखाऊंगा कि किसान भी उनसे कम नहीं होते हैं। जो मनुष्य केवल रुपए के कम या अधिक होने मात्र से किसी का सम्मान कम या ज़्यादा करते हों, ऐसे समाज का हिस्सा बनना भी नहीं है हमें। हम किसानों ने हमेशा मनुष्य के पद और ज्ञान का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। और मैं कोचिंग में जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं वहां गया और सफल हुआ तो मैं उस वातावरण में रहकर ज़रूर यह भूल जाऊंगा कि मैं एक किसान ही हूँ। किंतु इस मिट्टी में तपकर, इसकी गर्मी में रहकर मेहनत करूंगा और फिर यदि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो मेरे अंदर का किसान हमेशा जिंदा रहेगा। रमेश, शाबाश मेरे बच्चों। तुम सब के विचारों, एक दूसरे के लिए प्यार और त्याग को आज मैंने भी महसूस किया है। आज मुझे मेरी परवरिश पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खूब पढ़ो, मेहनत करो, जीवन में चाहे कुछ भी बन जाओ, किंतु अपनी जड़ों को मत भूलना। कभी अपने अंदर के किसान को मरने मत देना, क्योंकि वही तुम हो, वही तुम्हारी आत्मा है और इस देश की आत्मा भी किसान ही है। चाहे अहंकारी सरकारें किसानों को कितना भी अनदेखा कर दें, किंतु मन ही मन उसका महत्व सब जानती हैं। इस तरह बातें करते करते रमेश और उसका परिवार संतुष्टि की रोटी बनाकर उसे बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं। और सुबह रमेश को खेतों में पानी देने जाना था और लता और रजनी को सुबह पशुओं के काम करने थे, तो सब अपने अपने नियमित कार्यों को पूरा करने की विचारों के साथ गहरी आनंददायी निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। किंतु क्या अपने अन्नदाता को ऐसे तड़पाना ठीक है? क्या इस देश की आत्मा को दुखी करना, उसके साथ अन्याय करना उचित है? क्योंकि जहाँ आत्मा का सम्मान नहीं, आत्मा के साथ न्याय नहीं, वहाँ चाहे ज्ञान धन दौलत के अथाह भंडार हों, फिर भी वहाँ से संपन्नता नदारद ही रहती है। आत्मा के सम्मान के बिना और आत्मा को अनदेखा कर, चाहे धन दौलत से हम हमारे बाहरी आवरण को कितना ही खूबसूरत और चमकीला क्यों ना कर लें, किंतु जब अंदर झांकेंगे तो वह सुख, वह आनंद नदारद रहेंगे।